राज्य सरकार की यदि हम बात करें तो राज्य सरकार का उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है? संविधान की बात करेंगे तो संविधान के अंदर जो कुल 22 भाग है उसमें से भाग 3, भाग 4 और भाग 4A 3 पढ़ चुके हैं अपन। भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़ा था, भाग 4 में DPSP और 4A में तो मौलिक कर्तव्य पढ़ चुके हैं। भाग जो 5 है उसमें संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। इसके बाद में जो अगला भाग है भाग 6, भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। राज्य सरकार का उल्लेख कहां पर है? संविधान के भाग 6 में। और भाग 6 में अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद है इसमें 52 से लेकर के 152 से लेकर के 237, 152 से 237 तक जो आर्टिकल है उनमें राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सरकार को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो राज्य सरकार को भी 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी। दूसरा भाग होता है उसको हम बोलते हैं विधायिका, विधायिका यानी लेजिस्लेचर बॉडी। और विधायिका को राज्य में विधानमंडल कहा जाता है। राज्य में क्या कहते हैं? विधानमंडल कहा जाता है। केंद्र में विधायिका को संसद बोलते हैं, राज्य में विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। और तीसरा भाग जो है वो होता है इसमें न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ये सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। केंद्र सरकार को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य सरकार को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये भाग 6 को हमने 3 पार्ट में बांटा है। भाग 6 में कुल 152 से 237 तक आर्टिकल है। उसमें कार्यपालिका का उल्लेख है 152 से लेकर के 167 तक। अनुच्छेद 152 से 167 तक किसका उल्लेख है? कार्यपालिका का। फिर 168 से लेकर के और 213 तक विधायिका का उल्लेख है और 214 से लेकर के 237 तक न्यायपालिका का उल्लेख है। यदि हम बात करें भाई इनका काम क्या होता है, तो जो विधायिका होता है या जो विधानमंडल होता है इसका काम होता है कानून बनाना। केंद्र में जो विधायिका होती है वो देश के लिए कानून बनाती है, जिसको हम कहते हैं संसद। तो संसद का काम होता है संपूर्ण देश के लिए कानून का निर्माण करना। राज्य में जो विधायिका जिसको हम बोलते हैं विधानमंडल, इसका काम होता है राज्य के लिए कानून बनाना। कुल मिलाकर के विधायिका का काम होता है कानून निर्माण करना। क्या काम होता है? कानून निर्माण करने वाली जो इकाई होती है उसको विधायिका कहा जाता है। और विधायिका जो कानून बनाती है उन कानून को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। कानून लागू करना ये कार्यपालिका का काम होता है। जबकि जो न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है, इसका काम होता है कानूनों की समीक्षा करना। विधायिका ने जो कानून बनाए हैं वो कानून सही है अथवा नहीं है। सही का मतलब होता है कि विधायिका द्वारा बनाया गया जो कानून है वो कानून संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है। कहीं वो कानून ऐसा तो नहीं है जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान की भावनाओं के विपरीत है, संविधान के खिलाफ है। यदि कोई ऐसा कानून विधायिका बनाती है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को खारिज कर सकती है, न्यायपालिका ऐसे कानून को अवैध करार दे सकती है। ये काम होता है किसका? न्यायपालिका का। अब बात करें तो कार्यपालिका में कौन कौन से अधिकारी होते हैं? केंद्र की जो कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसकी मंत्रिपरिषद होती है और महान्यायवादी होता है। लेकिन राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन होंगे? इसमें एक तो होगा आपके राज्यपाल, राज्यपाल होता है। केंद्र में जिस प्रकार से राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल होता है। दूसरा होता है इसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। केंद्र में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री होता है, राज्य में उसी प्रकार से मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। और केंद्र में जिस प्रकार से महान्यायवादी होता है, राज्य में वैसे ही होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। विधायिका की या विधानमंडल की बात करेंगे तो केंद्र में जो विधायिका होती है उसको हम संसद कहते हैं और संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार से राज्य में जो विधायिका है उसको विधानमंडल कहते हैं और राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है।
क्योंकि ये अनिवार्य सदन है, ये कंपलसरी हाउस है। हर राज्य में एक विधानसभा है, राजस्थान में भी है, गुजरात में है, पंजाब में है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। ये ऐच्छिक सदन है, किसी राज्य में हो भी सकती है, किसी राज्य में नहीं भी हो सकती है। तो भारत के 28 राज्यों में से महज 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी 22 में कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसलिए आपको विधान परिषद नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपके है राजस्थान की राजनीति, और राजस्थान की राजनीति के अंदर विधानसभा है, इसलिए विधानसभा को हम पढ़ेंगे, विधान परिषद को नहीं पढ़ेंगे। न्यायपालिका की बात करेंगे तो न्यायपालिका केंद्र में होता है सुप्रीम कोर्ट, केंद्र में कौन होता है? राज्य में होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अलावा इसमें अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं। एक तो होता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और दूसरा होता है आपके अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम बोलते हैं जिला न्यायालय। क्योंकि आपके सिलेबस में एक पॉइंट दे रखा है जिला स्तर पर न्यायिक प्रणाली, और जिला स्तर पर न्यायिक प्रणाली का मतलब अधीनस्थ न्यायालय से है। यदि मैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो उच्च न्यायालय का उल्लेख है 214 से लेकर के और 232 तक, और अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर के 237 तक। ये राज्य सरकार की संरचना है। राज्य सरकार में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जैसे इसमें हम राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता के बारे में। विधान परिषद हम नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? विधानसभा, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे। ये संरचना है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार ये चार्ट बनाइए, फिर हम एक-एक करके पढ़ेंगे। बना लिए तो आराम से तसल्ली से बैठो, उसको याद करो। फाइनली 18 साल बाद आरसीबी जीती गई। यहाँ पर भी आरसीबी के फैंस है क्या? फैंस हो तो आरसीबी जैसे फैंस होने चाहिए, है ना। 17 सालों से लगातार हार रहे थे, लेकिन फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई, और आखिरकार 18 नंबर वैसे भी विराट कोहली का नंबर है ना। तो 18वें साल में फाइनली जीत मिली गई है। हाँ, आईपीएल बालिग हो चुका है। ये तो सिला सिला सा लग ही रहा था कि इस बार आरसीबी जीतने वाली है। चीज़ें जो है मैनेज होती है सब कुछ। कब रोहित शर्मा को जिताना है, कब धोनी को जिताना है, कब विराट कोहली को जिताना है। दोनों टीमें फाइनल में वो थी जिन्होंने कभी आईपीएल नहीं जीता। दोनों में से कोई भी जीतता, लेकिन विराट कोहली का जीतना जरूरी था। इंडियन पॉलिटी पूरी पढ़ ली अपन ने, तो एक बार घर जा करके उसका पूरा रिवीजन कर लेना। कर लिया? सारा याद है? बहुत बढ़िया। मौलिक कर्तव्य पूरे याद है? 11 आउट ऑफ सिलेबस है।
हाँ, किसने कहा? मैंने ऐसे कब कहा? तो फिर मैंने पढ़ाया क्यों आपको? लिख लिया? तब आपके ज्योग्राफी बची और पॉलिटी नहीं होगी। फिर वो क्या है, फिर उसमें थोड़ा जल्दीबाजी में करेंगे, थोड़ा सा आपके साथ भी नुकसान हो जाएगा। मुझे आराम से चलने दो, जितना होगा हो जाएगा, वरना वापस आके करवा देंगे, है ना। वैसे घास तो नहीं काटा जाता फिर। इंतजार कर लोगे आप लोग? फिर जल्दी में भगाएं, फिर कोई मतलब नहीं है उसमें, हैं? वो थोड़ा सा सीक्रेट है। चलो, अपने सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल। राज्यपाल को अंग्रेजी में गवर्नर कहा जाता है। राज्यपाल के बारे में 3-4 बातें ध्यान रखनी। एक तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। यह राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। यह राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। और यदि आप राज्यपाल पढ़ लेते हैं तो आपको राष्ट्रपति पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां पर राज्य लिखा है वहां पर केंद्र लिख दो या संघ लिख दो, तो देश का संवैधानिक प्रधान कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। यह राज्य का मुखिया होता है। राज्य का मुखिया, राज्य का मुखिया यानी हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्य का मुखिया होता है। राज्य का मुखिया राज्यपाल, देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है। यह राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। नाम मात्र का प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में राज्यपाल भी है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता है। उसमें उसका हेड कौन होता है कार्यपालिका का? तो कार्यपालिका का हेड राज्यपाल होता है, लेकिन नाम मात्र का हेड होता है। कार्यपालिका का मुखिया तो होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है। राज्यपाल की जो शक्तियां होती है वो शक्तियां वास्तव में मुख्यमंत्री के पास होती है। या राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मुख्यमंत्री करता है। इसलिए कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल के पास कोई शक्तियां नहीं होती, केवल नाम मात्र की शक्तियां होती है, दिखावे की शक्तियां होती है। बाकी उन शक्तियों का प्रयोग सीएम ही करता है, मुख्यमंत्री करता है। इसलिए भारत में एक राज्यपाल हुई सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू का स्टेटमेंट है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। सोने के पिंजरे में बंद, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान, ये स्टेटमेंट किसका है? ये सरोजिनी नायडू का कथन है। सरोजिनी नायडू कौन है? एक तो सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी, है ना, संविधान सभा की सदस्य थी, और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। पूरे भारत में कोई महिला सबसे पहले राज्यपाल बनी है तो कौन बनी है? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। किसने कहा ये? कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल के पास सुख सुविधाएं सारी है, लेकिन शक्तियां, जिस प्रकार से एक पक्षी होता है, जिस प्रकार से चिड़िया होती है, उस चिड़िया को यदि पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो है तो वो पिंजरा, भले वो सोने का हो, सोने का पिंजरा है, लेकिन उसके पास उड़ने की शक्तियां तो नहीं है। उसके पास पंख होने के बावजूद वो उड़ नहीं सकती है ना। लेकिन पिंजरा किसका है? सोने का पिंजरा है। तो राज्यपाल भी ऐसा ही होता है। राज्यपाल के पास देखने को तो आपको लगता है कि राज्यपाल के पास खूब सारी शक्तियां हैं,
और राज्यपाल के पास में सारी सुविधाएं भी होती है, साधन संपन्न होता है, सब कुछ होता है, लेकिन शक्तियाँ नहीं होती है। राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है राजस्थान में या किसी भी राज्य के अंदर। तो राज्य का संवैधानिक प्रधान पूछे आपको कि राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो आंसर क्या करोगे? हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, तो राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है। जब आप मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे। जैसे राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, राज्य का राजनीतिक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, लेकिन राज्य की सरकार का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है राज्यपाल और वास्तविक प्रधान है मुख्यमंत्री होता है। आपको एग्जाम में पूछे कि केंद्र में राष्ट्रपति के समान राज्य में कौन सा अधिकारी होता है, राज्यपाल होता है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में कौन होता है? एग्जाम में सवाल पूछ रहा, आंसर कर दोगे इसका? लिखने की आवश्यकता है। राज्यपाल की बात करें, जैसे 3-4 सवाल है जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे एक तो यह है कि राज्यपाल राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलपतियों को आजकल कुलगुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलगुरु। अभी चेंज किया है। तो राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है तथा स्वयं सभी राजकीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। स्वयं सभी राजकीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलपति क्या होता है? कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाइस चांसलर होता है, जैसे स्कूल में हेडमास्टर होता है, स्कूल में अपन क्या बोलते हैं? हेडमास्टर। उसी को या उसी प्रकार का अधिकारी जो होता है यूनिवर्सिटी में, उसको कहा जाता है कुलपति, वाइस चांसलर। और वाइस चांसलर कुलपति का आजकल नाम क्या कर दिया गया है? अंग्रेजी में तो वाइस चांसलर ही रहेगा, हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा? तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? जैसे आपके जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? राजस्थान का राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल जो होता है सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, यानी चांसलर होता है। कुलपतियों का भी क्या होता है? हेडमास्टर का भी हेडमास्टर होता है। ठीक है, सभी राजकीय विश्वविद्यालयों का। लेकिन ध्यान रखना, राजकीय यहां पर यदि याद है, निजी विश्वविद्यालय तो नहीं होगा, या केंद्रीय विश्वविद्यालय भी नहीं होगा। क्या होगा? राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है और उनका कुलाधिपति होता है। निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति नहीं करता है और उनका कुलाधिपति नहीं होता है। इसी प्रकार से जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनके भी कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, केवल राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है। यह आपने कल्चर में पढ़ा होगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर। बागोर हवेली है। बागोर हवेली में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होगा? बिहार का राज्यपाल या गुजरात का राज्यपाल? राजस्थान का राज्यपाल। उदयपुर कहाँ पर है? तो राजस्थान का जो राज्यपाल होगा वो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का क्या होगा? तो यहाँ से 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपके। एक तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में। और दूसरा, उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्या हुआ? हाँ, राजस्थान का राज्यपाल। ये प्रश्न एग्जाम में खूब बार पूछा गया कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर क्या करना है? राजस्थान का राज्यपाल है। खूब एग्जाम में आया भाई। एक रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान शाखा का अध्यक्ष होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान शाखा का अध्यक्ष होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है?
क्या होती है? हाँ। रेड क्रॉस सोसाइटी का काम क्या होता है बेसिकली? रेड क्रॉस सोसाइटी का बेसिकली काम होता है कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के अंदर जो लोग पीड़ित होते हैं उनकी सहायता करना। जैसे बाढ़ में कोई पीड़ित हुआ है, कोई भूकंप में कुछ लोग पीड़ित हो गए हैं, या अन्य किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी हेल्प करना, उनकी सहायता करना, उनका फर्स्ट एड करना, उनका उपचार करना, ये किसका काम होता है? रेड क्रॉस सोसाइटी। अब रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखाएं, उसकी ब्रांचेज हर राज्य में है। तो उसकी जो राजस्थान वाली ब्रांच है, राजस्थान शाखा है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? कहाँ का राज्यपाल? राजस्थान का राज्यपाल होगा। इसके अलावा राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड, राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड तथा राजस्थान स्काउट गाइड, स्काउट गाइड का संरक्षक होता है। राजस्थान स्काउट गाइड का संरक्षक होता है। सैनिक कल्याण बोर्ड का मतलब है सैनिकों के कल्याण के लिए जो बोर्ड बनाया गया है, सैनिकों के परिवारों के लिए। तो दूसरा स्काउट गाइड का नाम तो आपने खूब सुना होगा, एनसीसी का नाम सुना होगा। आप अपने स्कूल टाइम के अंदर एनसीसी से, स्काउट गाइड से जुड़े हुए होंगे। कौन कौन जुड़ा हुआ है? स्काउट से कौन कौन जुड़ा हुआ है? आप जुड़े हुए स्काउट से और एनसीसी से? तो बाकी लोगों ने हाथ खड़े किए थे, वो किस में जुड़े हुए? अच्छा, स्काउट में एनसीसी में क्या फर्क है? स्काउट में एनसीसी में क्या फर्क है? नहीं पता? कौन सी क्लास में जुड़ा है स्काउट में? 9वीं क्लास। 9वीं 10वीं क्लास के अंदर स्काउट का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद में 11th 12th के बाद में एनसीसी कॉलेज के अंदर, है ना, वहाँ, हाँ, 11th 12th प्लस कॉलेज के अंदर एनसीसी का जो प्रशिक्षण दिया जाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्व सैनिक प्रशिक्षण होता है ये। हालांकि सेना का प्रशिक्षण तो बहुत हार्ड लेवल पर होता है, लेकिन नॉर्मल लेवल पर एक प्रशिक्षण दिया जाता है, डिसिप्लिन किस प्रकार से मेंटेन करना है। और कल को यदि देश को आवश्यकता पड़े, एक तो एक सामान्य नागरिक है जिसको कुछ भी नहीं पता है, एक जिसने एनसीसी या स्काउट के अंदर प्रशिक्षण लिया तो वो जल्दी सीख सकता है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर जब सेना को आवश्यकता पड़ती है, देश को आवश्यकता पड़ती है, तो एनसीसी को या स्काउट के जो बंदे होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है वहाँ पर। और सरकारी सेवाओं में भी उनको कुछ छूट मिलती है। कितने नंबर मिलते हैं? इसमें भी है आपके 4th ग्रेड में भी? अच्छा, पुलिस, सेना वगैरह, वहाँ पर कितने नंबर मिलते हैं? 5 नंबर स्काउट वालों को। और एनसीसी में स्काउट वालों को नहीं मिलता? मिलता। कुछ नहीं मिलता। तो राजस्थान स्काउट गाइड का संरक्षक कौन होता है? राजस्थान का और सैनिक कल्याण बोर्ड का। ये चारों सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड का संरक्षक कौन होता है? स्काउट गाइड का संरक्षक कौन होता है? रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान शाखा का अध्यक्ष कौन होता है? ये सारे सवाल एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। इसके अलावा जो राज्यपाल होता है वो राज्य की विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसे कौन कौन से आयोग हैं? जैसे हम बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? एग्जाम में सवाल पूछ ले भाई कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अभी बीएससी का एग्जाम हुआ कल परसों, उसमें सवाल था कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ये डिटो अपने टेस्ट सीरीज का प्रश्न है, अपने उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज में से उठाया गया प्रश्न है और ऑप्शन भी सेम है, ऑप्शन में भी चेंज नहीं है। ऑप्शन में जैसे उसमें लिखा हुआ है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, एक उसमें लिखा हुआ है महाधिवक्ता, एक उसमें तीसरा ऑप्शन में भूल रहा हूँ, एक चौथा ऑप्शन उसमें दिया हुआ है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल वो राष्ट्रपति करता है।
बाकी महाधिवक्ता पढ़ेंगे हम। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और ये जितने भी आयोग है, चाहे वो आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, राजस्थान राज्य वित्त आयोग है, राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकायुक्त। ये कुछ आयोग के नाम हमने लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आज टेस्ट आपका, तभी संख्या कम है ना? टेस्ट देने आएंगे? अगर क्लास में नहीं आए, टेस्ट देने के लिए आएंगे, ऐसे बच्चे भी हैं। अच्छा, वो तैयारी कर रहे हैं अभी टेस्ट की, इसके लिए उन्होंने आज क्लास छोड़ दी कि आज टेस्ट में अपन फर्स्ट रैंक लेकर के आएंगे। हाँ जी जी जी, पहले अनुच्छेद 31 में था, 19(1)(f) में भी था, दो जगह था, 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 है। 31 नहीं दे रखा आंसर, 31 ऑप्शन में नहीं है। हाँ तो फिर दोनों जगह है ना। 19(1)(f) मैंने लिखाया था आपको कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, लिखाया था। पहले मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, उसमें से एक थी संपत्ति इकट्ठी करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संपत्ति का अधिकार, एक लिखा हुआ अनुच्छेद 31 के अंदर संपत्ति का अधिकार, दोनों जगह लिखा हुआ है। दोनों जगह से उसको हटा दिया गया है और वर्तमान में 300 कै में रख दिया उसको, और वो हमारा कानूनी अधिकार बन गया। तो मूल संविधान में 2 जगह, मौलिक अधिकारों में 2 जगह संपत्ति के अधिकार की बात की गई, 19(1)(f) और अनुच्छेद 31। कौन सा पेपर है ये? कौन से एग्जाम में क्वेश्चन है? एसआई का एग्जाम। अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं? इसलिए नहीं बताया है ना। अगर ये एसआई का बेस होता तो मैं वहां बताता, 7 प्रकार की स्वतंत्रता पूरी लिखता है। हम समझ गए थे ये बात। कुछ बातें जो है वो नहीं बताई जाती, ताकि कुछ तो मेरे को पूछो उसके बाद बताऊं मैं आपको, है ना। ऐसा सारा थोड़ी बताया जाता है कोई एक ही बार। कुछ ज्ञान जो है गुरु अपने पास रखता है। तो युद्ध के मैदान में बाकी बराबर हो जाएंगे ना दोनों। हैं? सारे अरे आपके, मैं बता रहा हूँ, आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। अपन जो पढ़ रहे हैं उससे एक ही प्रश्न बाहर नहीं आएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, वरना हकीकत ये है कि इतना भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, तो सच्चाई है। लेकिन इतना भी नहीं पढ़ाया ना तो बाद में बच्चे बोलते हैं कुछ पढ़ाया ही नहीं, मास्टर को कुछ आता तो है नहीं, पढ़ाए कहाँ से, है ना। हाँ, रट के आते हैं, 2-4 लाइनें लिखा देते हैं। वरना इतना भी नहीं पढ़ना होता है, बहुत कम पढ़ना है आपके 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए। लेकिन मैं ये बात बोलता हूँ ना तो कई ऑनलाइन वालों को लगता है कि ना आजकल लेवल बढ़ गया है। अरे लेवल तुम्हारा थोड़ी बढ़ा है, बढ़ गया? कितना हुआ है? हाँ अच्छा, द्रोणाचार्य ने पूरा ज्ञान दिया ना, नहीं दिया था। तो ये जो है कुछ आयोग है जिनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? राज्यपाल का वेतन
राज्यपाल का वेतन कितना होता है? राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख रुपए। कितना होता है? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए प्रति माह। और ये 3.5 लाख रुपए कर मुक्त होता है, टैक्स फ्री। यानी 3.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स, राज्यपाल के वेतन पर सरकार के द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, टैक्स फ्री वेतन होता है। और वेतन देता कौन है? राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि पर भारित होता है। साढ़े 3 लाख रुपए प्रतिमाह सैलरी होती है। ये तनख्वाह कर मुक्त यानी टैक्स फ्री वेतन मिलता है और राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। आप भी कल को सरकारी नौकरी लग जाओगे तो आपको भी वेतन कहाँ से दिया जाएगा? राज्य सरकार की संचित निधि से ही दिया जाएगा। खूब प्रकार की निधियाँ होती है सरकार के पास में। निधि का मतलब था फंड। सरकार के पास में संचित निधि होती है, लोक लेखा निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है। तो उसमें से जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि में से दिया जाता है। 3.5 लाख रुपए प्रति माह राज्यपाल को वेतन मिलता है। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति एक समय में 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उस राज्यपाल को वेतन कौन देगा? एक व्यक्ति जो है राज्य ए का भी राज्यपाल है और बी का भी राज्यपाल है। मान लो एक राज्य का राज्यपाल है तब तो उस राज्य की सरकार उसको वेतन देगी। जैसे राजस्थान का राज्यपाल है तो उसको वेतन राजस्थान की सरकार देगी। लेकिन राजस्थान का और पंजाब का दोनों का राज्यपाल है, ऐसी कंडीशन में उस राज्यपाल को वेतन कौन से राज्य की सरकार देगी? कितना देगी दोनों? 3.5 प्लस 3.5, तो वेतन तो 3.5 लाख ही मिलेगा। राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख। अब भले वो 2 राज्यों का राज्यपाल है, 3 का है या 1 का है, तनख्वाह कितनी मिलनी है? 3.5 लाख ही मिलनी है। अब 3.5 लाख का विभाजन दोनों के बीच में कितना होगा? आधा आधा होगा। ये 50% ये दे दे, 50% ये दे दे, ऐसे होगा। इसके संबंध में राष्ट्रपति निर्णय करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति दोनों राज्यों के मध्य जिस अनुपात में तय करेगा उसी अनुपात में राज्यपाल को वेतन मिलेगा। राष्ट्रपति चाहे तो 60-40 कर दे। ये रेशियो कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्र 60-40 कर सकता है, 70-30 कर सकता है, 50-50 कर सकता है। तो जितना राष्ट्रपति डिसाइड करेगा उसी अनुपात में राज्यपाल को वेतन। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया अभी। यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो ऐसी परिस्थितियों में उसको वेतन कितना मिलेगा? तो नोट लगा के लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है, यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसको वेतन राष्ट्रपति द्वारा दोनों राज्यों के मध्य निर्धारित अनुपात में मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसको वेतन दोनों राज्यों के मध्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में, जो अनुपात राष्ट्रपति डिसाइड करेगा दोनों राज्यों के मध्य, वही वेतन राज्यपाल को मिलेगा। पेंशन कौन देता है? पेंशन को लेकर के संविधान में कोई उल्लेख है? राज्यपाल की पेंशन को लेकर के संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। अच्छा, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान राज्यपाल का वेतन कम नहीं कर सकते, है ना? कार्यकाल के दौरान वेतन 3.5 लाख है, सरकार ने कहा इस बार तो हम 3 लाख ही देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। 3.5 लाख पूरा देना पड़ेगा। वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन यानी कटौती नहीं की जा सकती है। 3.5 लाख रुपए मिलेंगे, कर मुक्त मिलेंगे, राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान में राज्यपाल की। राजस्थान में पहले राज्यपाल कौन बने? राजस्थान में शुरुआत से राज्यपाल नहीं बनते थे। राजस्थान में शुरुआत से बनते थे राज्य प्रमुख। क्या बनते थे? राज्य प्रमुख। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि राजस्थान में राजाओं का राज था और राजाओं को भारत में शामिल करने के लिए
उस समय की जो भारत सरकार थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रियासती विभाग के मुखिया हुआ करते थे, हिस्ट्री पढ़ ली ना आपने? तो भरत सर ने पढ़ाया होगा आपको। भरत सर ने आपको पढ़ाया होगा कि राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित थे। और उस समय राजस्थान का एकीकरण करने के लिए, और ऐसी भारत के अंदर 550 प्लस रियासतें थी, सबका एकीकरण करने के लिए भारत सरकार ने एक रियासती विभाग बनाया था, प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट बनाया गया था। और रियासती विभाग के मुखिया बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई, और सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन। और उन्होंने मिलकर के पूरे भारत की रियासतों को मिलाया, अलग अलग तरीके से, साम दाम दंड भेद, किसी को लालच दिया, किसी को शांति से पुचकार के, है ना, किसी को जो है डरा धमका करके, तो अलग अलग प्रकार की रियासतों को अलग अलग प्रकार से मिलाया गया भारत के अंदर। राजस्थान की रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए एक लालच दिया गया था, हम कह सकते हैं कि प्रलोभन दिया गया था राजाओं को। राजाओं को कहा गया, भाई हम आपको 2 चीज़ें देंगे, एक तो हम आपको देंगे पद, दूसरा हम देंगे आपको प्रीविपर्स। प्रीविपर्स का मतलब होता है पेंशन। एक तो हम आपको पद दे देंगे, क्या दे देंगे? पद का मतलब अच्छी पोस्ट देंगे, राज्य प्रमुख की पोस्ट ऐसे। प्रीविपर्स का मतलब है हर साल आपको पेंशन देंगे, हर साल आपके अकाउंट में सीधे सीधे रुपए जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 10 लाख ही मिलेंगे। रियासत की औकात के हिसाब से, जिस रियासत की जितनी ज़्यादा इनकम है, जिस रियासत की का रेवेन्यू जितना ज़्यादा है, उसको उतनी ही अधिक पेंशन मिलेगी। जैसे राजस्थान में सबसे अधिक पेंशन दी गई मेवाड़ को, 20 लाख रुपए दिए गए थे, है ना। उसके बाद में जयपुर को कितने? 18 लाख रुपए दिए गए। तो हर रियासत को अलग अलग दिए गए थे, पेंशन दी गई थी। पद दिया गया, तो पद के अनुसार अभी राजस्थान में राज्यपाल नहीं बनाए जाएंगे। पूरे भारत में बाकी में बनाए गए राज्यपाल, लेकिन राजस्थान में राज्यपाल नहीं बने। राजस्थान में क्या बनाए? राजा को राजी करने के लिए कि भाई हम क्या बनाएंगे राजस्थान में, और राज्य प्रमुख जो होगा वो राजा होगा। राजस्थान में जितने राजा हैं उनमें से किसी एक राजा को हम क्या बना देंगे? राज्य प्रमुख बना देंगे। भाई कोई बने, किसी को एक को बना देंगे। और जब सभी राजाओं में से किसी एक राजा को बना दिया जाए तो बाकी राजा राजी एकदम कि अपना स्टाफ का आदमी है, भाई अपने स्टाफ में से किसी को बनाया। तो राजस्थान में राज्यपाल से पहले क्या बनाए जाते थे? राज्य प्रमुख बनाए जाते थे। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि राजस्थान में राज्यपाल पद का पूर्व पदनाम क्या था। तो राजस्थान में शुरुआत में राज्य प्रमुख बनाए जाते थे। राज्य प्रमुख बनाए जाते थे, यानी हम कह सकते हैं कि राज्यपाल का पूर्व पदनाम है, राज्यपाल का पूर्व पदनाम राज्यपाल को पहले किस नाम से जानते थे? राज्य प्रमुख के नाम से जानते थे। अभी कहा गया राज्य प्रमुख किसको बनाया जाए, तो उस समय राजधानी बनाई गई थी जयपुर। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की लगभग बड़ी बड़ी रियासतें राजस्थान में शामिल हो गई थी। और राजस्थान में शामिल होने की वजह से काफी राजस्थान का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। इसलिए हम 30 मार्च को, छठा नहीं, पांचवा भी नहीं, चौथा, 30 मार्च 1949 राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण है ये, जिसको वृहत राजस्थान के नाम से जानते हैं। और इसमें राजस्थान की 4 रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। कितनी रियासतें मिली? इतना तो मेरे को याद है, पता नहीं कब पढ़ा था, और आपने अभी पढ़ा होगा इसको। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और जब राजस्थान का निर्माण हो गया, इसीलिए 30 मार्च को हम क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो राजधानी बनाई गई थी, मनाते थे, अब नहीं मनाते। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं, एकम को, नए साल को मनाते हैं। तो राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी जयपुर को बनाया गया। और जयपुर के राजा थे सवाई मानसिंह सेकंड। कौन थे? दिया कुमारी के दादाजी। दिया कुमारी अपने वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, उनके दादाजी है सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड के बेटे थे मेजर ब्रिगेडियर भवानी सिंह, है ना। भवानी सिंह की बेटी है दिया कुमारी। तो सवाई मानसिंह सेकंड को क्या बनाया गया? राजस्थान का राज प्रमुख। और सवाई मानसिंह सेकंड को प्रॉमिस किया गया था कि आप आजीवन राजस्थान के राज प्रमुख रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक आप ही राजस्थान के राज प्रमुख रहेंगे। और आपके मरने के बाद में आपके बेटे, पोते, पड़पोते, सड़पोते, लड़पोते, पीढ़ी दर पीढ़ी राजस्थान के राज प्रमुख के आपके ही परिवार के लोग रहेंगे, यानी इस पद पर आपके परिवार का पूरी तरीके से आधिपत्य होगा। तो सवाई मानसिंह सेकंड बहुत राजी हुए। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सवाई मानसिंह सेकंड को क्या बनाया गया? राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया।
क्या थे? अरे रुको, वो राजस्थान के नहीं थे। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे धौलपुर नरेश उदय भान सिंह। तो मत्स्य संघ के थे, वो राजस्थान के नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान के राज प्रमुख की बात कर रहे हैं। वो एकीकरण के पहले चरण के अंदर बनाए गए थे आपके धौलपुर नरेश उदय भान सिंह, मत्स्य संघ के आपके राज प्रमुख थे। सेकंड चरण हुआ पूर्वी राजस्थान, इसके कोटा के भीम सिंह को बनाया गया था। फिर तीसरा चरण हुआ था आपके संयुक्त राजस्थान, इसमें मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। तो वो राजस्थान के राज प्रमुख नहीं है, वो मत्स्य संघ के, पूर्वी राजस्थान के, वो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख है। हम ओवरऑल किसकी बात कर रहे हैं? और राजस्थान के पहले राज प्रमुख कौन है? सवाई मान सिंह सेकंड। सवाई मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख बना दिया गया 30 मार्च 1949 को। और इनको कहा भी आप आजीवन राज प्रमुख रहोगे, जब तक जियोगे आप ही रहोगे, आपके मरने के बाद आपका बेटा बन जाएगा। लेकिन 1 नवंबर 1956 को भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया, 7वां संविधान है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। कभी आज के बाद में कोई राज्य प्रमुख नहीं बनेगा। राज्य प्रमुख का पद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। और अब राजस्थान में क्या बनेंगे? तो राज्यपाल पद का सृजन किया गया। राज प्रमुख का पद समाप्त करके और राज्यपाल पद का सृजन किया गया था। राजस्थान में राज्यपाल बनाए जाएंगे। सवाई मान सिंह सेकंड बहुत नाराज हुए। सवाई मान सिंह सेकंड ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा और कहा भी ये क्या तरीका है? आपने जब मुझे बनाया था तब क्या कहा था कि आप आजीवन राज प्रमुख रहोगे और मरने के बाद बेटे पोते बनेंगे। बेटे पोते छोड़ो, अभी तो मैं खुद जिंदा हूँ। और मेरे जीते जी आपने राज्य प्रमुख का पद राजस्थान में समाप्त कर दिया। अचानक से 1 सेकंड में आपने पूरा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, पूरी पावर छीन लिया आपने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक सिंगल लाइन रिप्लाई है। पंडित नेहरू ने कहा संविधान कभी पत्थर नहीं हो सकता है, पत्थर में चेंज नहीं होते हैं, लेकिन संविधान में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक चेंज किए जाएंगे। उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय की सिचुएशन ऐसी थी जब हमें राज प्रमुख बनाना पड़ा। लेकिन आज की सिचुएशन ये कहती है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पर जनता का शासन है, वहां पर इस प्रकार के वंशानुगत पद का कोई स्थान नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इस प्रकार के पद का भारत में कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम राज प्रमुख का पद समाप्त कर रहे हैं, हम राज्यपाल बनाएंगे। तो समय के अनुसार क्या हो रहा है? संविधान में संशोधन। और बाद में आपने देखा होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के अंदर 26वां संविधान संशोधन किया था। और 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से राजाओं को दिए गए प्रीवी पर्स भी क्या कर दिए कि आज के बाद में कोई प्रीवी पर्स नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कमाओ और खाओ, घर बैठे बैठे पैसे नहीं मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के समय के साथ संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में खूब सारे चेंज किए और अब तक कुल कितने संशोधन हो गए? 106 संशोधन किए जा चुके हैं। तो राजस्थान में राज्यपाल से पहले क्या बनते थे? राज प्रमुख बनते थे। और राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन है? प्रथम भी कह सकते हैं, एकमात्र भी कह सकते हैं। राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख, राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख, पहले व एकमात्र राज प्रमुख। तो पहले व एकमात्र राज प्रमुख है सवाई मान सिंह सेकंड। सवाई मान सिंह सेकंड राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख है। सवाई मान सिंह सेकंड कह सकते हो, सवाई मान सिंह द्वितीय कह सकते हो। सवाई मान सिंह सेकंड कहाँ के राजा थे? जयपुर महाराजा। जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड को राजस्थान का पहला राज प्रमुख बनाया गया था। कब से कब तक रहे ये? तो 30 मार्च 1949 को बनाए गए थे और 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर 1956 तक ही राजस्थान के राज्य प्रमुख रहे। राजस्थान के पहले और एकमात्र राज्य प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड। राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड कहाँ के राजा हैं? 30 मार्च 1949 को राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए और 1 नवंबर 1956 को हटा दिए गए। तो पहले भी यही है और एकमात्र भी। ये तो हो गए भाई राज प्रमुख। अब राजस्थान में राज प्रमुख का पद कर दिया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? लिखो, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 7वां संविधान संशोधन
1956 के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके, राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन किया गया। राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन किया गया। राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन किया गया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है। गुरुमुख निहाल सिंह की हालांकि नियुक्ति कर दी गई थी 25 अक्टूबर को ही। नियुक्ति कब कर दी गई? इनकी नियुक्ति 25 अक्टूबर को ही कर दी गई, 25 अक्टूबर 1956 को। लेकिन इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया? पद ग्रहण किया है इन्होंने 1 नवंबर 1956 को। पद ग्रहण किया है 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन लागू कब होता है? 1 नवंबर 1956 को लागू होता है। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के सबसे अधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं, सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं। 1956 से लेकर के 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है, लगभग 5.5 साल के आसपास रही। 1956 से लेकर के और 1962 तक। तो एग्जाम में आपको पूछे कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति कब की गई? 25 अक्टूबर 1956 को। और इन्होंने अपना पदभार कब ग्रहण किया? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अच्छा, जब हम पढ़ रहे हैं कि सबसे अधिक कार्यकाल गुरुमुख निहाल सिंह का रहा है, तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सबसे कम किसका रहा होगा? आ रहा है क्या? लिखो न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल। न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल। सबसे अधिक कार्यकाल रहा है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? दरबारा सिंह। किसका रहा? दरबारा सिंह। महज 23 दिन राज्यपाल रहे। कितने दिन? 23 दिन राजस्थान के राज्यपाल रहे। 23 दिन ही क्यों रहे? पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। पद पर रहते निधन। ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है जिनका पद पर रहते निधन हुआ है। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल भी हैं और राजस्थान के ऐसे राज्यपाल भी हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। यहां से एक सवाल फिर आपके माइंड में आ रहा होगा कि सरदार दरबारा सिंह के अलावा क्या राजस्थान में और भी कोई ऐसा राज्यपाल हुआ है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है? यही है एकमात्र? लिखो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते क्या हुआ? निधन हुआ। पद पर रहते निधन हुआ। ऐसे राज्यपाल की संख्या राजस्थान में 4 है। कितने हैं? राजस्थान में 4 राज्यपाल ऐसे हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन। कौन कौन से हुए? एक तो दरबारा सिंह, ये तो पहले है, प्रथम राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, दरबारा सिंह, वर्ष 1998 में। कब हुआ इनका निधन? 1998 में। दूसरे हैं निर्मल चंद जैन। निर्मल चंद जैन। और निर्मल चंद जैन का वर्ष 2003 में पद पर रहते हुए निधन हुआ है। निर्मल चंद जैन के अलावा तीसरा नाम है यहां पर शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह। और शैलेंद्र कुमार सिंह का पद पर रहते हुए निधन हुआ है वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में। और चौथे राज्यपाल है श्रीमती प्रभा राव। इनका वर्ष 2010 में पद पर रहते हुए निधन हुआ है।
तो राजस्थान में कितने राज्यपाल ऐसे हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है? 4 राज्यपाल। उसमें से पहले कौन है? दरबारा सिंह, दूसरे निर्मल चंद जैन, तीसरे शैलेंद्र कुमार सिंह और चौथे प्रभा राव। एकमात्र महिला इसमें, इन राज्यपाल में एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। एक बच्चे का बहुत अच्छा प्रश्न है कि पशु परिचर में प्रथम राज्यपाल सवाई मानसिंह को माना था। सही है, प्रथम राज्यपाल नहीं बना था, लेकिन वहां पे एक्चुअल में सवाल क्या था कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक है। और उसमें ऑप्शन दे रखा है आपके सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सवाई मान सिंह, सेकंड भी उसमें दे रखा है, 2 राज्यपाल कोई और दे रखे। अब उसमें बोर्ड ने किसको माना? बोर्ड ने सवाई मान सिंह सेकंड। कारण दिया उसका बोर्ड ने कि अंग्रेजी वाला जो वर्जन है उसको उन्होंने सही माना है, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ। राज प्रमुख को भी अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं और राज्यपाल को भी अंग्रेजी में गवर्नर कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल पूछा ही नहीं, हमने गवर्नर पूछा, राज प्रमुख पूछा, और इसलिए राज प्रमुख किसको माना जाएगा? ये तो बोर्ड पर डिपेंड करता है कि बोर्ड किसको मान ले। बोर्ड ने कहा हमने गवर्नर पूछा, हमारा इंटेंशन राज्यपाल थोड़ी था, हमारा इंटेंशन था राज प्रमुख पूछना, और ये राज्यपाल का ही तो पूर्व पदनाम है। राज्यपाल को तो पहले क्या कहते थे? राज प्रमुख कहते थे। उन्होंने राज प्रमुख या राज्यपाल किसको मान लिया? तो एग्जाम में ध्यान रखना, यदि दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो अंग्रेजी वाला देखना पहले। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? गवर्नर लिखा हुआ है। गवर्नर लिखा हुआ है तब किसको मानना है? सवाई मान सिंह सेकंड को। अंग्रेजी में भी राज्यपाल लिखा हुआ है, हिंदी में भी राज्यपाल लिखा हुआ है, तब सवाई मान सिंह सब है, तब आपको गुरुमुख निहाल सिंह। आ रही बात समझ में? दोनों में राज्यपाल लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी राज्यपाल लिखा हुआ है हु इज द फर्स्ट राज्यपाल ऑफ राजस्थान, एंड राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? तब आंसर क्या मानोगे? गुरुमुख निहाल सिंह। लेकिन अंग्रेजी में लिखा है हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान, तब आंसर क्या करना है? सवाई मान सिंह सेकंड करना है। कार्यकाल 13 दिन था या 23 दिन? मैंने क्या लिखा है? तो 23 था। कितना था? 1 दिसंबर 1998 से 23 दिसंबर 1998, ये कार्यकाल है। पूरा कार्यकाल क्या है? 1 दिसंबर 1998 को राज्यपाल बने और 23 दिसंबर 1998 को इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। कितने दिन हुए? तो पद पर रहते राजस्थान में 4 राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। इसमें एकमात्र महिला कौन है? तो यहाँ से एक प्रश्न और जनरेट होता है कि क्या प्रभा राव के अलावा राजस्थान में और भी महिलाएं राज्यपाल बनी है क्या? एक ही है। कुल कितनी महिलाएं राजस्थान में राज्यपाल बनी है? कितनी महिलाएं राजस्थान में? लिखो महिला राज्यपाल। राजस्थान में महिला राज्यपाल। राजस्थान में कुल कितनी महिलाएं राज्यपाल बनी है? तो राजस्थान में महिला राज्यपाल राजस्थान में हुई है 3। कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं। पहली महिला है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल रहा है 2004 से 2007। दूसरी महिला है श्रीमती प्रभा राव। श्रीमती प्रभा राव, और श्रीमती प्रभा राव का कार्यकाल है 2009 से 2010। और तीसरी महिला है श्रीमती मार्गरेट अल्वा। श्रीमती मार्गरेट, और मार्गरेट अल्वा का कार्यकाल है 2012 से लेकर के 2014। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में ध्यान रखना है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में ध्यान रखना है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल तो थी, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति 2007 से लेकर के 2012 के बीच ही भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। 4 में राजस्थान की राज्यपाल बनती है, 7 में राजस्थान की राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। एग्जाम में सवाल पूछे आपको, राजस्थान में कुल कितनी महिला राज्यपाल बनी? 3। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी?
प्रतिभा देवी सिंह। एग्जाम में सवाल ऐसे पूछते हैं कि राजस्थान के वह राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने, एकमात्र यही है, राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल है जो कि बाद में क्या बने, भारत की प्रतिभा देवी सिंह। देखो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल, प्रेजेंट में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े। हरिभाऊ किशनराव वागड़े। हरिभाऊ किशनराव वागड़े के बारे में 3-4 बातें ध्यान रखनी। एक तो यह कि ये राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? तो राजस्थान के 45वें राज्यपाल, राजस्थान के 45वें राज्यपाल। दूसरा यह कि इन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया? पद कब ग्रहण किया? तो इन्होंने पद ग्रहण किया है 31 जुलाई 2024 को। 31 जुलाई 2000। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के निवासी हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा, इनसे ठीक पहले राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? इनसे पहले कौन थे? एग्जाम में सवाल पूछेंगे कि वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े ने किसके स्थान पर अपना पदभार ग्रहण किया? तो इनसे पूर्व राज्यपाल, किनसे पूर्व? हरिभाऊ किशनराव वागड़े से पूर्व। इनसे पूर्व का मतलब 44वें राज्यपाल। तो राजस्थान के 44वें राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इनसे पूर्व कौन थे? कलराज मिश्र से पहले थे कल्याण सिंह, 43वें थे कल्याण सिंह। दो 2014 से 2019 तक कल्याण सिंह रहे और 2019 से 2024 तक कलराज मिश्र रहे। और कलराज मिश्र का कार्यकाल जुलाई 2024 में पूरा हो गया था और उनके स्थान पर राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हरिभाऊ किशनराव वागड़े। किस तारीख को? 31 जुलाई 2024 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। राजस्थान के कौन से राज्यपाल के रूप में? 45वें राज्यपाल के रूप में। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन सी पुस्तक? ऐसे तो पुस्तकें खूब है। पुस्तक का नाम बता, फिर बताता हूँ किसकी है। कल्याण सिंह तो दुनिया में है नहीं। कल्याण सिंह तो दिवंगत हो गए 2024 में। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, है ना। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे। ठीक है, तो ये तो हो गया राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। अब हम बात करेंगे राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, संवैधानिक प्रावधान है, उनकी बात करेंगे। लेकिन राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहला अनुच्छेद है 153, आर्टिकल 150 और 153 के अंदर लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका मतलब क्या है कि हर राज्य में एक एक राज्यपाल होगा। यानी एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है।
2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो मूल संविधान के अंदर तो व्यवस्था यह थी कि एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल बन सकता है, लेकिन 1956 में जो 7वां संशोधन किया गया उसके अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल इसका मतलब एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये तो 153 में है। 154 में दी गई है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां दी गई है और इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी तथा राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो 153 में तो ये कहा गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन बाद में व्यवस्था कर दी गई कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। 154 में कहा गया है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होगी? समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। पूरा लिखना है ना, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी तथा राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। कहने का मतलब है कि इसमें 2 लाइन है। पहली लाइन में तो ये कह दिया कि सारी शक्तियां किसके पास होगी? राज्यपाल के पास होगी। अगली लाइन में ये कह दिया कि राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करेगा? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और राज्यपाल के जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? मुख्यमंत्री तथा। तो साफ साफ कहा गया कि राज्यपाल के पास शक्तियां दिखावे की है और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से पूछ कर करेगा, उनके माध्यम से करेगा, स्वयं नहीं करेगा। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था अभी कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? किसमें होती है? राज्यपाल में निहित होती है। कौन से आर्टिकल के तहत? 154। लिख लिया? इतनी बचत क्यों कर रहा था? और पीछे पेज किस छोड़े हुए? काम बाकी है। ये बचत क्यों कर रहा है? नोट्स ढंग से बनाए थे। लाइन की इधर भी लिख रहा है, बता। फिर एक लाइन में 2 बार लिख ले, छोटे छोटे अक्षर करके। 154 के बाद में 155 में दी गई है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया। नियुक्ति का मतलब है कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो राज्यपाल के जैसे ही है, शक्तियां हैं लेकिन नाम मात्र की है। तो राष्ट्रपति करता है केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार की सिफारिशों की। आईफोन किसका बज रहा है? तो तेरे को तैयारी करनी नहीं चाहिए 4th ग्रेड की।
जिसके पास पहले से आईफोन है वो 4th ग्रेड बन के क्या करेगा? हाँ, केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर नाम क्या है तेरा? रोहितास नाम है। बिजनेस चल रहा है? इतने मैनर्स तो होंगे कि क्लास के अंदर फोन अटेंड नहीं करना होता है? क्लास से बाहर जाना होता है उसके लिए। इमरजेंसी कॉल होती है, क्लास से बाहर जाके बात करनी होती है और फोन रहेगा साइलेंट क्लास में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार की सिफारिशों के सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति को जिस व्यक्ति के नाम का सुझाव देती है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सामान्य सा मतलब यहाँ समझिए प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि इसको राज्यपाल बना दो, राष्ट्रपति उसको राज्यपाल बना देगा। कुल मिलाकर के किसी भी राज्य में जो राज्यपाल बनता है वो प्रधानमंत्री का चहेता होता है। प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसको राज्यपाल बना सकता है। वो केवल बस राष्ट्रपति के पास नाम भेजता है कि राष्ट्रपति महोदय इसको बना दो राज्यपाल, राष्ट्रपति उसको राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर देगा। साइन राष्ट्रपति के होंगे, बाकी बना कौन रहा है? प्रधानमंत्री बना रहा है। तो केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब कोई व्यक्ति जिसको केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है या कोई व्यक्ति है जो कि केंद्र सरकार का पसंदीदा है, तो वह राज्य में जब राज्यपाल के रूप में काम करेगा तो केंद्र सरकार के इशारों पर ही काम करेगा। केंद्र सरकार जो कहेगी वैसा काम करेगा। इसलिए राज्यपाल को राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था कि राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल होता है। लिखेंगे राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर भारत का राष्ट्रपति करता है। इसीलिए हम राज्यपाल को राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कहते हैं। प्रतिनिधि कह सकते हो, एजेंट कह सकते हो। एजेंट शब्द भी काम में लिया जाता है। एजेंट ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ा गया एजेंट होता है राज्य में। इसका मतलब है कि किसी भी सरकार के द्वारा, मान लीजिए कि राजस्थान में अभी तो सरकार डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह जो है बीजेपी की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो तो राजस्थान में जो राज्यपाल बनेगा उसको बना कौन रहा है? केंद्र सरकार। तो जो राज्यपाल बनेगा वो बीजेपी माइंडेड होगा, केंद्र सरकार का पसंदीदा व्यक्ति होगा। तो यदि कांग्रेस की सरकार होती तो जो राजस्थान का राज्यपाल होता वह केंद्र के इशारों पर काम करता। राजस्थान की सरकार कोई भी बिल पास करती विधानसभा में, उसके बाद फाइनली उसके ऊपर साइन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल को उधर से मोदी जी ने इशारा कर दिया कि साइन नहीं करना, नहीं करेगा। अभी हुआ था तमिलनाडु के अंदर, अभी हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 200, तो बताऊंगा मैं आपको। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यानी राज्यपाल ये कह सकता है कि इस बिल के ऊपर मैं साइन नहीं करूंगा, इसके ऊपर राष्ट्रपति जी विचार करेंगे। और राष्ट्रपति के विचार करने का मतलब प्रधानमंत्री का विचार करना है। तो जब इस प्रकार से यदि मान लो कि सेंटर के अंदर सरकार दूसरी है, तो इधर से इशारा चला गया कि आपको उधर साइन करने ही नहीं है, तो नॉन स्टॉप एक के बाद एक 10 ऐसे बिल थे जो तमिलनाडु के राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिए। तमिलनाडु की सरकार कोई बिल लेकर के आए,
बिल पास करके राज्यपाल का पास भेजे, राज्यपाल उसके ऊपर साइन नहीं कर रहा है। साइन नहीं कर रहा है तो लोगों के काम कैसे होंगे, सरकार के काम कैसे होंगे, सरकार के कानून पास कैसे होंगे। तो एक के बाद एक जब 10 बिल चले गए राष्ट्रपति के विचार के लिए, तब जाकर के तमिलनाडु की सरकार ने ये मामला कोर्ट में लेकर के गए, कोर्ट में केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसके ऊपर डिसीजन दिया कि एक तो राष्ट्रपति जो है वो 3 महीने से अधिक समय तक विचार नहीं करेगा, कि राष्ट्रपति जी विचार कर रहे हैं अभी, तो संविधान में समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय तक विचार करेगा। तो कहा 3 महीने से अधिक समय तक विचार नहीं करेगा, 3 महीने के अंदर अंदर डिसीजन देना पड़ेगा, और 3 महीने के अंदर डिसीजन नहीं दे रहे तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर कारण बताना पड़ेगा कि आपने निर्णय क्यों नहीं लिया इसके ऊपर। तो ये अभी कुछ समय पहले जो है इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। क्या हुआ, क्लियर है? एक 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यकाल कह सकते हैं, पदावधि कह सकते हैं, कार्यकाल या पदावधि। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। सामान्यतः कितना होता है? लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसका मतलब क्या है? प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसका मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को पद से बर्खास्त कर सकता है, पद से हटा सकता है। सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अच्छा, राज्यपाल खुद भी राज्यपाल चाहे तो अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, रिजाइन दे सकता है। तो राज्यपाल अपने पद से त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल अपने पद से त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, तो 156 में है कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल नॉर्मली 5 साल, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और राज्यपाल चाहे तो अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। एक 156 के बाद में अगला आर्टिकल है 157, 157, और 157 में है राज्यपाल पद की योग्यताएं। राज्यपाल पद की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, यानी किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है, राज्यपाल बनना है तो उसमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो इसमें 2 योग्यताएं लिखी हुई है। एक तो लिखा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा इसमें है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी कम से कम एज होनी चाहिए 35 वर्ष। यदि यह योग्यता है तो कोई भी व्यक्ति राज्यपाल है। आप भी बन सकते हो, आप भारत के नागरिक हो। जब आपकी आयु हो जाएगी 35 वर्ष, उसके बाद में आप राजस्थान के या किसी भी राज्य के राज्यपाल हैं। हालांकि सामान्यतः परंपरा ये होती है कि किसी भी व्यक्ति को उसी राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता है जिस राज्य का वह निवासी है। जैसे आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, किसी और राज्य का राज्यपाल बनाया। बस केवल क्या चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, 10वीं पास, 12वीं पास, कॉलेज कुछ नहीं चाहिए। 4th ग्रेड कर्मचारी बनने के लिए भी आपको 10वीं पास करना होता है, लेकिन राज्यपाल बनने के लिए 10वीं पास करना भी किसी भी प्रकार के राजनीतिक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का संविधान में कोई उल्लेख है, चाहे वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, चाहे सरपंच है, किसी भी प्रकार के राजनीतिक या निर्वाचित पदाधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं है। बीच में किया था वो हटा दिया, वसुंधरा सरकार ने किया था, अशोक जी ने आते हटा दिया, क्योंकि कई जो डोकरे सरपंच थे ना वो सरपंच की दौड़ से बाहर हो गए। डोकरे पढ़े लिखे नहीं थे तो सरपंच का चुनाव
लड़ ही नहीं सकते। डोगरों ने बाद में अशोक जी के हाथ जोड़े कि अशोक जी ऐसे मत करो। अशोक जी ने कहा बिल्कुल बात सही है, भारत में कोई भी व्यक्ति केवल इस वजह से चुनाव लड़ने से वंचित नहीं रहना चाहिए कि किसी वजह से वो पढ़ नहीं पाया था, है ना, किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया, इस वजह से चुनाव लड़ने से वंचित नहीं रहना चाहिए। और लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब वो तो जनता तय करेगी ना कि हमें अनपढ़ को वोट देना है, पढ़े लिखे को वोट देना है। लोकतंत्र ये तो कहता है जनता तय करेगी किसको वोट करना है, किसको वोट है। जनता को लगता है कि हमें पढ़ा लिखा सरपंच चाहिए, उसको वोट कर दो, है तो पढ़े लिखे आप खड़े हो जाओ, आपको वोट नहीं देंगे, वही बात है। राज्यपाल पद की शर्तों में पहली शर्त है कि वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वह न तो संसद का सदस्य होना चाहिए और न ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। संसद का सदस्य का मतलब एमपी नहीं होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, और राज्य विधानमंडल का मतलब एमएलए नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति यदि राज्यपाल के पद पर है तो उस समय वह एमपी या एमएलए के पद पर नहीं रह सकता है। यदि एमपी और एमएलए के पद पर है तो उस पद से पहले उसको रिजाइन करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसके बाद ही राज्यपाल बन सकता है। दूसरा इसमें यह है कि वह अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अन्य किसी लाभ के पद पर, अन्य कोई लाभ का पद का मतलब अन्य ऐसा कोई पद जहां से उसको अतिरिक्त वेतन मिल रहा है, अतिरिक्त सैलरी मिल रही है, जैसे सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई भी सरकारी नौकरी तो लाभ का पद है, वहां से उसको तनख्वाह मिल रही है, तो ऐसा कोई भी पद वो धारण नहीं करेगा। यदि धारण करता है तो फिर राज्यपाल का पद छोड़ना पड़ेगा या फिर वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हैं? राज्यपाल का पद छोड़ दोगे आप, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ोगे। अरे राज्यपाल का पद 5 साल का है, नौकरी 60 साल करनी होती है। फिर यह है कि राष्ट्रपति कभी भी बर्खास्त कर सकता है। 5 साल में कमा लेंगे 3.5 लाख के हिसाब से। $159। तुम्हारी क्लास में खूब बिजनेसमैन है, इतने मोबाइल तुम्हारे फोन आते रहते हैं। फोन साइलेंट रखा करो। मैं क्या है कि एक तो क्लास में मेरा डांटने का स्वभाव कम है, किसी को डांटना हर्ट करना ये मैं नहीं चाहता हूँ, बच्चा बाद में परेशान रहता है। लेकिन इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया जाए, है ना, कि आप किस तरीके से क्लास में बैठे हो और क्लास में मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है, क्लास में बैठे बैठे आप बात कर रहे हैं, ये अपनी सभ्यता, अपने संस्कार नहीं है। सामान्य सा ये है कि मोबाइल को साइलेंट रखें। दूसरी बात है, क्लास में फ़ोन अटेंड ही नहीं करना है, फ़ोन को पॉकेट में रखें। इतना कोई ज़रूरी काम किसी के नहीं होता है, और अपन यदि इतने ही उपयोगी होते तो क्लास में बैठ के पढ़ नहीं रहे होते। फिर भी अगर किसी को आवश्यक कार्य है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो क्लास से बाहर जा कर के बात करें। उसके बाद उसके बार बार कॉल आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, तो उससे अच्छा कि वो क्लास में आए नहीं, है ना। बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार फ़ोन देख रहा है, वो भी परेशान हो रहा है, टीचर सामने पढ़ा रहा है, उसका भी ध्यान भंग हो रहा है बार बार। इससे अच्छा भी वो क्लास में तो है ही नहीं ना, उसका माइंड तो उसका क्लास के अंदर है ही नहीं, फिर वो परेशान हो रहा है। अब मेरे को भी लगता है यार बच्चे क्या परेशानी है इसके, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है, यदि है तो हमें पता है भाई, समाधान करने का प्रयास करें सब मिल करके। ऐसा कोई इशू तो नहीं है, है? अरे कोई ज़्यादा बड़ी गंभीर समस्या है, हमसे कोई समाधान हो सकता है उसका, बताएं क्या बोल रहा है। अच्छा, परेशान नहीं करना चाहता, तो ऐसा कोई मैटर सीरियस है क्या? अरे सच में है तो बता दे। तो इतना मोबाइल पे एंगेज क्यों रहता है क्लास के अंदर? इतना इशू नहीं है तो क्लास में मोबाइल पे एंगेज क्यों रहता है इतना? अब यूज नहीं करेगा मोबाइल, है ना। क्लास में अगर मोबाइल यूज करना है तो फिर क्लास में नहीं आना है। तेरे को बुरा लग जाएगा, मैं क्लास में डांट के भगाऊंगा तो फिर तो तेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, होता है ना। 159 में लिखो राज्यपाल पद की शपथ। राज्यपाल पद की शपथ।
राज्यपाल पद की शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाएगा? हर काम के राष्ट्रपति थोड़ी आएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अच्छा, राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? हाँ, तो सभी पद की लेते हैं। राज्यपाल श्रद्धा पूर्वक संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। अच्छा, राज्यपाल की और राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप सेम है, सेम फॉर्मेट है, केवल आर्टिकल चेंज है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, लिखाया भी था शायद मैंने आपको, अनुसूचियों में लिखाया था जब हम पढ़ रहे थे तीसरी अनुसूची। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, इसकी 159 में है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का। ये फॉर्मेट सेम है। राज्यपाल श्रद्धापूर्वक संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति भी श्रद्धापूर्वक संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, किसको बचाने की बात कर रहा है? संविधान को। संविधान और विधि, तीनों शब्दों का मीन जो है वो एकदम सिमिलर है, और तीनों शब्दों को हम यूँ समझ सकते हैं कि राज्यपाल श्रद्धापूर्वक संविधान और विधि की रक्षा की शपथ लेता है कि जब तक मैं अपने पद पर हूँ मैं भारत के संविधान की रक्षा करूँगा, और मैं भारत की विधि का मतलब क्या होता है? कानून, यानी जब तक मैं अपने पद पर हूँ मैं भारत के कानून की रक्षा करूँगा। ये शपथ कौन लेता है? राष्ट्रपति भी लेता है। और ये प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड। प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना या बचा कर रखना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना। और प्रतिरक्षण का मतलब होता है डिफेंड, डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। तो तीनों शब्दों का सामान्य अर्थ है वो है रक्षा करना। संविधान और विधि की रक्षा करने की शपथ लेता है राज्यपाल। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। ये तो राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल्स हो गए। राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, उसका कार्यकाल हो गया, उसका त्यागपत्र हो गया, उसकी योग्यता हो गई, उसकी शर्तें हो गई और उसकी शपथ हो गई। इसके अलावा भी कुछ और आर्टिकल्स हैं जो राज्यपाल के संबंध में बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक आर्टिकल है आपकी 161, राज्यपाल से संबंधित अगला आर्टिकल कौन सा है? और 161 में है राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ। राज्यपाल की समाधान शक्तियाँ, राज्यपाल की समाधान शक्तियाँ दी गई है अनुच्छेद 161 में। समाधान शक्तियाँ जो है वो भारत में राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और राज्य में राज्यपाल को प्राप्त है। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ। और राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 72 में किया गया। आर्टिकल 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। कितनी प्रकार से? किसी व्यक्ति को 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो 5 प्रकार है। एक तो है क्षमा, दूसरा है आपके लघुकरण, तीसरा है परिहार, चौथा है आपके विराम और 5वां है प्रविलंब। एक बार समझ लो इसको फिर, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं। सिलेबस में केवल क्या है? राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं है। लेकिन राज्यपाल का जिक्र आ रहा है तो अपन यहाँ पर साथ में राष्ट्रपति को समझ लेते हैं। ये समझ लेंगे तो राज्यपाल समझना आसान हो जाएगा। राज्यपाल की समाधान शक्तियों का उल्लेख 161 में है। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 72 के अंदर किया गया। और 72 के अंदर तहत भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को 5 प्रकार से माफ कर सकता है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम। और अभी 5 अलग अलग प्रकार क्या है? क्षमा का मतलब, क्षमा के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मृत्युदंड के मामले में माफ कर सकता है। किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड की सजा दे दी गई है, यानी फांसी की सजा, उसको भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। और राष्ट्रपति के माफ करने के पश्चात वह व्यक्ति अपराध से पूर्व की स्थिति में आ जाता है, जैसे कि उसने कभी अपराध किया ही ना हो। ये तो थी क्षमा। लघुकरण के तहत कोई राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा की प्रकृति को चेंज कर सकता है। लघुकरण के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा की प्रकृति को चेंज, प्रकृति का मतलब क्या होता है?
जैसे किसी व्यक्ति को कठोर कारावास हो रखा है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी कारावास को साधारण कारावास में चेंज कर सकता है। कठोर कारावास में थोड़ा सा आपको जेल में काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती जेल के अंदर, लेकिन साधारण कारावास में कोई काम नहीं करना पड़ता। तो सजा की प्रकृति चेंज कर सकता है लघुकरण के तहत, कठोर कारावास को साधारण कारावास में चेंज कर सकता है। परिहार के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा की मात्रा को कम कर सकता है, सजा को घटा करके कम कर सकता है। जैसे किसी को 10 साल का कारावास है तो उसको 5 साल के कारावास में चेंज कर सकता है। विराम के तहत दोनों में एक साथ परिवर्तन कर सकता है, सजा की मात्रा में और सजा की प्रकृति में एक साथ चेंज कर सकता है, यानी लघुकरण और परिहार दोनों एक साथ कर सकता है। कैसे? जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास है तो उसको 5 साल के साधारण कारावास में चेंज कर सकता है, तो सजा की मात्रा भी कम होगी और प्रकृति भी चेंज होगी। क्रय विलंब के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है, टेम्परेरी रूप से। मान लो किसी व्यक्ति को 2 दिन बाद में फांसी होने वाली है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी को कुछ समय के लिए रोक सकता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, अस्थायी रूप से उसके ऊपर रोक लगा सकता है। ये सारी शक्तियां किसके पास होती है? ऐसी कैसी शक्तियां राज्य में किसके पास होगी? बस समा वाली शक्ति नहीं होती। यानी भारत का राज्य का राज्यपाल मृत्यु दंड के मामले में किसी व्यक्ति को पूर्णतया समा नहीं कर सकता है। इसके अलावा उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा की मात्रा को कम कर सकता है, सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है। मृत्यु दंड के मामले में माफ करने का अधिकार केवल किसके पास है? लिखेंगे इसमें, राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है, अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड के मामले में किसी व्यक्ति को पूर्णतया समा नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड के मामले में किसी व्यक्ति को पूर्णतया समा नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड के मामले में पूर्णतया समा नहीं कर सकता। बाकी सारी शक्तियां जो है राज्यपाल के पास होती है, जैसे कि राष्ट्रपति के पास होती है। 160 में कुछ भी कैसे नहीं है, कुछ तो है ही नहीं लिखा है, महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए जानना।
तो अभी तक लिखा ही नहीं क्या आपने? पूछ रहे अभी ये लिखना है क्या? तो लिखना ही है ये तो। ये आर्टिकल 161 के बाद में और कौन सा आर्टिकल है राज्यपाल के संबंध में जो महत्वपूर्ण है? जैसे एक आर्टिकल है 200, अनुच्छेद 200, और अनुच्छेद 200 में है विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति, विधेयक का मतलब क्या होता है? राज्य विधानमंडल जो प्रस्ताव पास करती है उसको क्या बोलते हैं? तो विधेयक बोलते हैं। और वो विधेयक राज्य विधानमंडल के द्वारा पास करने के पश्चात राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उसके ऊपर साइन करेगा, तब वह विधेयक अधिनियम बनता है, यानी कानून बनता है। विधेयकों पर अनुमति कौन देता है? राज्यपाल देता है। लेकिन राज्यपाल के पास में 4 विकल्प होते हैं। जब भी कोई बिल राज्यपाल के पास में अनुमति के लिए आएगा, अनुमति का मतलब साइन करने के लिए, सिग्नेचर के लिए आएगा, तब राज्यपाल के पास में 4 विकल्प होते हैं। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक जब राज्यपाल के पास अनुमति हेतु आता है, राज्यपाल के पास अनुमति हेतु आता है, तब राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। राज्य विधानमंडल के द्वारा बिल पास होने के बाद किसके पास आएगा? राज्यपाल के पास आएगा। और जब राज्यपाल के पास आएगा तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। कौन कौन से? एक तो यह होता है कि विधेयकों पर अनुमति दे देता है, विधेयक पर अनुमति दे देता है, यानी साइन कर देता है। दूसरा विकल्प है कि अनुमति नहीं देता है, विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, विधेयक पर अनुमति नहीं देता है। तीसरा है कि विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। और चौथा है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लेता है। ये 4 विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास। गुरुजी 3rd ग्रेड में जो लिखाया था वो नोट्स लिखाए हैं आपने, उसमें भी आपने आर्टिकल 160 नहीं लिखा। 160 तो आरएस में नहीं लिखा था मैं, कुछ है ही नहीं ना। उसमें लिखा हुआ है कि भाई कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को दिए गए निर्देश है, कुछ कंडीशंस के अंदर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को निर्देश देता है। ये 160 में, ये नहीं पढ़ना होता किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं है इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि 160 ये तो सर भूल गए, गिनती भूल गए, 159 के बाद से 161 पे कैसे पहुंच गए, है ना? या सर याद नहीं करके आए हैं, क्या हुआ है? ऐसा कहा था? ऐसा कोई इधर कोई सुविधा है क्या बाहर से, या बाहर को बैठा है, या मैं चिट छुपा के आया हूँ वहाँ पे, चिट पड़ी है, बीच में आऊँगा बाहर एक बार देख लूँगा इसको, ऐसे? तुम ठीक हो, कुछ भी सोचते रहते हो वैसे। कुछ कह रहे हैं कि 2.5 घंटे की क्लास है, इतना लंबा कंटेंट तो भूल ही जाते हैं। कितना पढ़ के आए भाई, इंसान भूल जाता है। ये तो आप फिर कुछ ही नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था कि 3rd ग्रेड का बैच ही था, है ना? 3rd ग्रेड का, अब 3rd ग्रेड के बैच में मेरी क्लास 2 से 4,
फिर क्या हुआ कि 4 बजे दिन सर की क्लास थी, वो बीमार हो गए कुछ भी कंडीशन से, तो उनकी जगह मेरे को क्लास लेनी थी। अगली क्लास से कंटिन्यू, मैं पढ़ गया 2 घंटे का। क्लास अचानक कितनी हो गई, जैसे तैसे मैंने 4 घंटे निकाले। ठीक है, भगवान को याद किया तो पहले कभी पढ़ा हुआ याद आ गया मेरे को। फिर अगली क्लास होती है 6:15 बजे, 6:30 क्लास होती है। वो सर भी बीमार है। अब कहा कि ये क्लास भी आपको ही लेनी है। उनका जीवड़ा करेंगे कुछ ना कुछ तो। फिर मैंने और भगवान को याद किया, प्रसाद और साथ बोला भगवान के, पढ़ाया हुआ क्या गया, याद आ गया। इस प्रकार से 6 घंटे लगातार क्लास में। ठीक है, होता है कभी कभी, आ जाता है याद। क्या मंत्र कुछ नहीं है, भगवान को याद करो दिल से, और क्या है। तो अनुच्छेद 200 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति। जब भी कोई बिल राज्य विधानमंडल पास करने के बाद किसके पास भेजता है, राज्यपाल के पास भेजता है, तो राज्यपाल के पास में 4 विकल्प है। या तो उसके ऊपर अनुमति दे देता है, यानी उसके ऊपर चुपचाप साइन कर देगा, या कहेगा कि इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा, अनुमति नहीं देता है। तीसरा विकल्प है कि विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु एक बार फिर से विचार करो, पुनर्विचार। और चौथे में कहा गया कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित है, यानी इसके ऊपर कहता है कि इस बिल के ऊपर मैं विचार नहीं करूंगा, इसके ऊपर राष्ट्रपति जी विचार करेंगे। और जैसे ही विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, वैसे ही एक और आर्टिकल इसमें आ जाता है 201। 201 केवल विकल्प 4 के लिए है। जब भी राज्यपाल चौथा विकल्प अपनाता है तब 201 की एंट्री होती है। और इसमें कहा गया कि ऐसा कोई विधेयक जिसे राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखा जाता है, उस पर राष्ट्रपति विचार करेगा कि अनुमति देनी है अथवा नहीं। राष्ट्रपति विचार करेगा कि अनुमति देनी है अथवा नहीं। राष्ट्रपति जी विचार करेंगे। भाई कोई भी ऐसा बिल है जिसको राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर लिया, तो उस बिल पर अब राज्यपाल कोई विचार नहीं करेगा, उस पर अब विचार कौन करेगा, अब राष्ट्रपति विचार करेगा। और राष्ट्रपति ही निर्णय करेगा उसके ऊपर कि उसके ऊपर अनुमति देनी है अथवा। ये 200 और 201 है। इसके बाद में अगला जो आर्टिकल है वो है 213। और 213 में क्या है, अध्यादेश के बारे में बता चुका हूं पहले मैं आपको। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल 213 के तहत। तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 213। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। और राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करेगा, जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। क्या होता है, अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है जिसे राज्य विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक है। राज्य विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक है। राज्य विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक है। टेम्परेरी लॉ होता है भाई, विशेष परिस्थितियों में जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, सरकार को कानून की आवश्यकता हो गई, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देता है। लेकिन ये टेम्परेरी है,
इसको कभी ना कभी तो आपको राज्य विधानमंडल से पास करवाना ही होगा। यदि राज्य विधानमंडल से पास नहीं करवाया तो इस अध्यादेश का जो प्रभाव है, इसका जो बल है वो समाप्त हो जाएगा। कितने समय में करवाना जरूरी है? तो विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तब तो 6 महीने, और विधानमंडल का सत्र शुरू होने के बाद में 6 सप्ताह। कितना? 6 सप्ताह के अंदर अंदर विधानमंडल से इसको पास करवाना आवश्यक है, अन्यथा 6 सप्ताह के बाद में इसका बल और प्रभाव क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। टेस्ट का कोड क्या होता है भाई? ये पूछ रहा है कि टेस्ट का कोड क्या होता है? आप मोबाइल से देते हो टेस्ट तो उस पर कुछ कोड वगैरह डालते हो क्या? वो किस पे आता है? टेस्ट के ऊपर लिखा होता है। हाँ, तब तक पेपर आउट कर दोगे आप। कोई ऑनलाइन वाला आपके संपर्क में दोस्त वगैरह तो उसको बता दोगे, देख भाई ये प्रश्न है, पहले याद कर ले, फिर गोले भर देना अपने। तो पेपर सेम थोड़ी होता है, सीरीज अलग होती है। लेकिन लिखो क्या लिखा आपने? अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है जिसे राज्य विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक है। अब कितने समय में आवश्यक है वो लिखो। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब यह 6 माह तक लागू रह सकता है। विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तब यह 6 माह तक लागू रह सकता है। और विधानमंडल का सत्र शुरू होने के बाद, विधानमंडल का सत्र शुरू होने के बाद पाछा बोला, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब यह 6 माह तक लागू रह सकता है। और विधानमंडल का सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक लागू रहता है। सत्र शुरू होने के बाद में 6 सप्ताह तक लागू रहता है। इसका सामान्य सा मतलब यह है कि विधानमंडल से इसको पास करवाना जरूरी है। सत्र नहीं चल रहा है तो 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में कभी पास करवा दो। सत्र शुरू हो गया है, अब आपके पास 6 सप्ताह का टाइम है, 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसको विधानमंडल से पास करवाना आवश्यक है। यदि पास हो गया तब तो वो स्थायी कानून बन जाएगा, पास नहीं हुआ तो फिर उसका बल और प्रभाव समाप्त, अध्यादेश का बल और प्रभाव समाप्त हो जाएगा, कानून ही खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो यह आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और इसका उल्लेख किया गया 213 में। अंतिम आर्टिकल है राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट। अनुच्छेद 356 और 356 में है आपकी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन क्या होता है? तो वैसे तो अपने भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। संविधान के भाग 20 में आपातकालीन प्रावधान है, 352 से लेकर के भाग 18 के अंदर 352 से 360 में आपके आपातकाल का उल्लेख है। 3 प्रकार के आपातकाल। 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल, कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, और वो लगती है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। दूसरा है अनुच्छेद 356 जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ये दरअसल होता है राज्य में आपातकाल, और राज्य में आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। और तीसरा है आपकी वित्तीय आपातकाल जिसका उल्लेख 360 में है। और वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब देश की साख खतरे में हो, जब देश के आर्थिक हालात बहुत अधिक खराब हो जाते हैं, जब देश के पास में पैसे खत्म हो जाते हैं, तब वित्तीय आपातकाल लगता है। तो हमें वो दोनों नहीं पढ़ने, हमें पढ़ना है केवल 356 राष्ट्रपति शासन। कब लगता है, किस कारण से लगता है? तो इसके लगने के पीछे कारण है, वो है राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की सिफारिशों के आधार पर, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की सिफारिशों के आधार पर, राज्यपाल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में आपातकाल लगाया जाता है।
राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है, इसके पीछे कारण यह है, राज्य का संवैधानिक तंत्र, जब भी राज्य का संवैधानिक ढांचा फेल हो जाता है, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर, यानी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल की सिफारिशों के आधार पर। और राष्ट्रपति शासन लगाता कौन है? आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, लगाएगा राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश पर लगाता है? तो एग्जाम में पूछेंगे आपको कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे कारण क्या है? राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। और ये राज्य में आपातकाल होता है, जिसको लोकप्रिय रूप में किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपति शासन के नाम से। अच्छा, राष्ट्रपति शासन में होता क्या है? राष्ट्रपति शासन के अंदर राज्य सरकार की जो शक्तियां होती है, वो सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास से चली जाती है। जब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहेगा, राज्य की सरकार के पास में कोई पावर से, मुख्यमंत्री के पास कोई शक्तियां नहीं होगी। सारी शक्तियां किसके पास चली जाएगी? भारत की केंद्र सरकार के पास में, भारत की राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। और जब तक राष्ट्रपति शासन रहेगा, भारत के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा शासन किया जाएगा। राज्य की सरकार के पास उस दौरान कोई शक्तियां नहीं होती है। तो हम इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य सरकार की सभी शक्तियां, केंद्र के हाथों में चली जाती है। अच्छा, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ये सवाल पूछा गया था बीएसटीसी के एग्जाम में, अभी पूछा गया है, परसों पेपर हुआ था आपके संडे को। तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन है। राजस्थान में अब तक कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राजस्थान में अब तक कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब ये 4 बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है? कब लगा है राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर? किस कारण से लगा है? उस समय राज्यपाल कौन थे और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? इसको लेकर के हम एक सारणी बनाने वाले हैं। लेकिन आप तो अभी तक ये लिख रहे हैं, कब बनाएंगे सारणी? बोलते आज बनाएंगे, टॉपिक खत्म करेंगे इसको। प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 75 में। लिखो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा अब तक? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन को लेकर के एक सारणी बनाते हैं। वो सारणी याद कर लेना, उसमें से एक प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। 4 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में लिखेंगे वर्ष, यानी कौन से वर्ष में राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरे में लिखेंगे कारण, राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे कारण क्या रहा। तीसरा लिखेंगे कि उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। ये 4 कॉलम आपको बनाने हैं। यदि हम बात करें वर्ष की, तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब लगा है? 1967 में लगा है पहला, दूसरा 1977 में लगा है, तीसरा 1980 में लगा है और चौथा 1992 में लगा है। 67, 77, 80 और 92। कारण क्या रहा है? देखिए, प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे कारण है चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण। चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण पहला राष्ट्रपति शासन लगने के पीछे रीजन है चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 1977 में दूसरा लगा। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के हार के कारण
तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा है केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी के हार के कारण, जनता पार्टी के हार के कारण। और चौथा और अंतिम लगा है 1992 में बाबरी मस्जिद टूटने के बाद, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उपजी परिस्थितियों के कारण, उपजी परिस्थितियों के कारण, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उपजी परिस्थितियों के कारण। इस समय राज्यपाल कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल है डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरे के समय राज्यपाल है वेदपाल त्यागी। तीसरे के समय राज्यपाल है रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। और चौथे में राज्यपाल है डॉक्टर प्रेम चेन्ना रेड्डी, डॉक्टर प्रेम चेन्ना रेड्डी। मुख्यमंत्री की बात करेंगे, मुख्यमंत्री कौन कौन है? तो देखिए, प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्यमंत्री है हरिदेव जोशी, हरिदेव। और तीसरे और चौथे दोनों ही राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत। तीसरे में भी भैरों सिंह शेखावत और चौथे में भी दोनों ही समय भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये सारणी याद करनी है। राज्यपाल के नाम याद कर लेना। सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? राजस्थान में पहली बार कब लगा? 1900। और सबसे आखिरी बार कब लगा? पूछेंगे आपको प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना, सबसे कम समय तक रहा है प्रथम राष्ट्रपति शासन, सबसे कम अवधि के लिए, लगभग 44 दिन के आसपास। कितने दिन? सबसे कम समय तक ये लागू रहा है, ठीक है। और सबसे अधिक समय तक कौन सा रहा है? आखिरी वाला 1992 वाला सबसे अधिक समय तक लागू रहा है। ये लगभग 1 साल तक रहा, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। और प्रथम कब रहा? कब से कब तक? प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा? 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 तक रहा, लगभग 44 दिन। सबसे कम समय तक रहा प्रथम और सबसे अधिक समय तक। और इस समय राज्यपाल थे डॉक्टर प्रेम चेन्ना रेड्डी, मुख्यमंत्री भैरों सिंह। कारण आपको पता है, पहले में कारण है कि पहले 1967 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, कोई सी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए सरकार किसी की नहीं बन रही थी। सरकार किसी की नहीं बनी तो राज्यपाल ने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। दूसरे के अंदर केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। केंद्र में लगातार कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीत रही थी। 1952 में पहली बार चुनाव हुए, उसके बाद में लगातार कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बन रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी। 1977 में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। और मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राजस्थान में हरदेव जोशी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। कारण क्या है? क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी चुनाव है, लेकिन 3 साल के अंदर ही बाजी पलटती है। 3 साल के बाद में ही जनता ने वापस कांग्रेस को जिताया। 1980 के अंदर केंद्र में सत्तारूढ़, इस बार जनता पार्टी चुनाव हार गई, सरकार वापस किसकी बनी? कांग्रेस की बनी। सरकार कांग्रेस की बनी तो प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा, और इंदिरा गांधी ने कहा बदला लिया जाएगा। और अब कहा कि जहां जिन राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राजस्थान की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। चौथा राष्ट्रपति शासन लगा बाबरी मस्जिद टूटने के कारण। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया था और इस वजह से हिंदू और मुसलमानों के मध्य तनाव बहुत अधिक बढ़ गया था। तो सिचुएशंस, परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन लगा। ये राष्ट्रपति शासन है। इसी के साथ राज्यपाल वाला चैप्टर होता है क्लोज। कल हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री